हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस का सेट नंबर 2। और अगर आपने पहले वाले सेट को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको वो सभी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम्स में रिपीट होने की चांसेस रहती हैं। तो हम यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम जो कि लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर। ये ध्यान रखिएगा, मुंगेर। ठीक है। किस अधिनियम में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है, 1909 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और एक और नाम आप याद रखेंगे, आनंद मोहन बोस। इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कि किस अधिनियम में स्वदेशी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। स्वदेशी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 आप देख रहे हैं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कमेंट करके बताना है। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में पड़ता है। ठीक है, ब्रुसेल्स में। देखिए, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देख लीजिएगा। और इसका PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। ठीक है, और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप रिविजन्स कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपको सुविधा होगी अगर आप अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर सर्कल में अगर आप क्यूज़ वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आप इसको क्यूज़ में स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरह से आपका रिवीजन्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था बताना, तो मैंने सोचा चलो बता दिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था और वो थे उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो कि पक्षियों के काफ़ी फेमस चित्रकार थे मुग़ल दरबार में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सल्तनत काल में दीवाने आरिज या फिर दीवाने अर्ज क्या हुआ करता था। तो ये भी हाल ही में आप पेपर देकर आए थे, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। सैन्य विभाग। ठीक है, सैन्य विभाग। और ये इसकी स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने किया था। गुलाम वंश के जो एक शासक थे बलबन, उसने किया था दीवाने अर्ज या फिर दीवाने आरिज। अगला प्रश्न, किसने मुगल दरबार में चहार तस्लीम लागू किया था। चहार तस्लीम को लागू किया था किसने, तो शाहजहां। यहाँ पे सही आंसर बन जाता शाहजहां। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवध का अंतिम शासक कौन था। अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वन है कि बंगाल में अमला क्या होते थे। बंगाल में अमला क्या होते थे, तो बंगाल में अमला हम लोग जमींदारों को जानते थे, जमींदारों को कहा जाता था अमला। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया गया कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उनको फारसी कहाँ सीखी। उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी, ये क्वेश्चन है कि उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी। तो ये आनंदपुर साहब बिल्कुल सही आंसर होगा, आनंदपुर साहब। नेक्स्ट वन की निकोलो कॉन्टी नामक जो इटली यात्री था वो किसके दरबार में आया हुआ था। निकोलो कॉन्टी एक इटली यात्री था और ये देवराय प्रथम के दरबार में आया हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि मुनीस अल अरवा। मुनीस अल अरवा जो है वो किसकी जीवनी है, तो ये जीवनी है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। और इसको लिखा है किसके द्वारा, मतलब ये किसने लिखा है, तो जहां आरा बेगम के द्वारा ये लिखा गया था। मुनीस अल अरवा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन पर ये आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बुरहान उल मुल्क उपाधि किसकी थी। बुरहान उल मुल्क जो उपाधि थी वो शहादत अली खां की थी। शहादत अली खां की थी, ये नाम याद रखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, तो 2005 से संबंधित है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखने। देखिए, पहला क्वेश्चन कि ये कब अधिनियमित किया गया था, तो ये अधिनियमित किया गया था 15 जून को। ठीक है, 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। अगर पूछे कि लागू कब किया गया था, तो 12 अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को ये
लागू हुआ था। तो अधिनियमित पूछा जाए तो 15 जून, लागू पूछा जाए तो 12 अक्टूबर। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया, जिसमें 4 सदस्य एक अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से? रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है रोवर्स कप, एक होता है रोजर्स कप। तो रोजर्स अगर पूछा जाए, रोजर्स, तो रोजर्स कप का संबंध होता है टेनिस से, रोजर्स टेनिस से, लेकिन रोवर्स कप फुटबॉल से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है? और ये अनुच्छेद है 16, अनुच्छेद 16 करेक्ट होगा। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? तो अनुच्छेद 19 का ये हिस्सा था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब इसको हटा करके एक कानूनी दर्जा दिया गया है। और अब ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 300 के फर्स्ट के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, 300 के फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समप्राय जो मैदान है वो संबंधित है किससे? समप्राय मैदान का संबंध होता है नदियों से, नदियों से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? स्वतंत्र भारत ने अपना पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है वो 1948 में जीता था। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बर्डी, ईगल और अल्बाट्रस जो कि सभी शब्द किस खेल से संबंधित है? बर्डी, ईगल और अल्बाट्रस जो है, इन सभी शब्द का संबंध गोल्फ से हो जाता है, गोल्फ से। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़। लेकिन नेहरू कप अगर पूछा जाता है तो नेहरू कप का संबंध हो जाता है किसके साथ? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है नेहरू कप, जो कि नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ से। नेक्स्ट यानी कि देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक है। देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। भारत के वन पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? भारत के वन पुरुष तो जावेद पायेंग, यहाँ पे याद रखेंगे, जादव पायेंग। ठीक है, जादव पायेंग। और इस पे मैंने एक अलग पार्टिकुलर वीडियो बनाया है, अलग अलग जो, जैसे कि भारत के आइसमैन के रूप में किसे जाना जाता है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, इन सभी पर मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ, जैसे मैं अभी बताया। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। आइस मैन ऑफ इंडिया जो कि चेवांग नारफेंग होते हैं। ठीक है, नारफेल होते हैं, चेवांग नारफेल, उनको कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग सलीम अली को जानते हैं। इस तरह से मैंने एक पूरा वीडियो ही बनाया, आप उसको देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। भारत में प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें कितनी हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कितनी हैं? लोकसभा में अनुसूचित जाति अगर हम बात करें तो यानी एससी की बात की जाती है, स्केड्यूल जो कास्ट है उनको 84 सीटें, जबकि स्केड्यूल जो ट्राइब हैं जनजाति एसटी, उनके लिए 47 सीटें हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है? स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही आंसर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के शिलालेख हमें ब्राही लिपि में देखने को मिलता है, ब्राही लिपि में। अगला क्वेश्चन ये है कि क्षय रोग कब मनाया जाता है? क्षय रोग दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को। ठीक है, 24 मार्च को। पाथवे टू गॉड पुस्तक किसकी है? तो महात्मा गांधी की, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि एक प्रकार का वैधानिक निकाय है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का वैधानिक निकाय। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 ये डेट याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। और रही बात कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। ठीक है, रंगनाथ मिश्र वैसे जो न्यायमूर्ति होते हैं उन्हीं को मनाया जाता है, तो प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र।
और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में है। और कार्यकाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसका कार्यकाल आप याद रखेंगे कि 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो वो यहाँ पे कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा मतलब की जाती है, ठीक है। यहाँ से आपको इतने सारे पॉइंट्स याद रखना है। चलिए, घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर स्थित है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा, राजगीर के अंतर्गत। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना। और अगर हम भारत में बात करें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किस फसल में उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, ठीक है। हरित क्रांति जो कि 66-67 हम जानते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो इसमें किस फसल में उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, तो गेहूं यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, गेहूं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ता है पनामा नहर, ठीक है। और पनामा जो सिटी है, हाल ही में पूछा गया था कि पनामा का राजधानी क्या होता है, तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी होता है। नेक्स्ट उनकी बिहार विभूति, बिहार विभूति कौन किसे जाना जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव उसके कितने समय के अंदर होने चाहिए, तो ये आपका 6 माह बिल्कुल सही आंसर होगा कि 6 माह के अंदर होना चाहिए, 6 माह करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा होता है, वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस होता है H2 हाइड्रोजन गैस। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी को जानते हैं, अरवरी जो कि एक राजस्थान में ये बहती है, अरवरी नदी सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी तो आपको पता ही है गंगा सबसे बड़ी है, सेकंड नंबर पे हम लोग गोदावरी को रखते हैं, थर्ड नंबर पे ब्रह्मपुत्र, चौथे नंबर पे आता है कृष्णा नदी। भारत की 4 सबसे बड़ी नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन की पवन ऊर्जा उदाहरण है, पवन ऊर्जा किसका उदाहरण है, तो पवन ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण माना जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन है कि राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये 161 अनुच्छेद में, 161। हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडागर्त, ठीक है, सुंडागर्त। तुंगभद्रा और भीमा सहायक नदी है, तुंगभद्रा और जो भीमा आप देख रहे हैं ये किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी भी कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कि संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, तो पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, संस्कृति के 4 दिन रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जीरो घाटी, तो जीरो घाटी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, ये नया नाम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जीरो घाटी, ठीक है। साइलेंट वैली आपने बहुत बार सुना होगा, साइलेंट वैली केरल में बार बार पूछा जाता है, जबकि सिलिकॉन वैली किसे जानते हैं, तो बेंगलोर को जाना था सिलिकॉन वैली। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सर्वोदय, ठीक है, सर्वोदय योजना तैयार की गई थी किसके द्वारा, सर्वोदय योजना तैयार की गई थी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी। अगला, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंदो घोष ने किया था, नाम याद रखिएगा, अरविंदो घोष। सप्तकृषि की अवधारणा, सप्तकृषि की अवधारणा राम मनोहर लोहिया के द्वारा की गई थी, सप्तकृषि की अवधारणा राम मनोहर लोहिया के द्वारा, पिछली बार पेपर में पूछा जा चुका था बीपीएससी में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्यों स्थगित कर दिया था, तो चौरी चौरा कांड आपको पता है कि हुआ था इस वजह से। तो जल्दी से बताइए कि चौरी चौरा कांड का डेट क्या था, डेट के साथ मैं पूछ रहा हूँ, डेट के साथ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वन है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया, तो नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र इसके साथ जवाहरलाल नेहरू संबंध होंगे। चलिए, इसके बाद उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया गया था किसके द्वारा, उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से कि इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन से,
लॉर्ड रिपन यहाँ पे सही होगा। और इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध जो कि डेट की बात करें तो 9 फरवरी 1883 डेट याद रखिएगा, 9 फरवरी 1883। लॉर्ड रिपन के संबंध में 2 पॉइंट्स याद रखना, जैसे कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में इन्हीं के समय में आया हुआ था, और भारत में जो नियमित जनगणना स्टार्ट हुई वो 1881 से इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ। सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन 10 वर्ष के पश्चात जो नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई, जो वर्तमान में चलती आ रही है 2001 2011 इस तरह से, तो ये लॉर्ड रिपन के संबंध में ही हुआ था। ठीक है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को जो कि भारत के द्वारक की संज्ञा भी दी थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। करीब हमने यहाँ पे 50+ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और रही बात इसकी PDF, तो PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप क्यूज़ वगैरह करते हैं कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में 4 से 5 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ, तो वहाँ पर आप इस सीरीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं एक तरह से रिविजन्स के पर्पज़ से। बाकी आपकी मर्जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।